हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, अर्थात द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। इस अध्याय में हम इस रूप के अवकल समीकरण की चर्चा करेंगे। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। इस इक्वेशन में p, q और r x के फंक्शंस हैं। ठीक है, ये जो p, q और r दिख रहा है ये किसके फंक्शंस हैं? x के फंक्शंस हैं। दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और साफ साफ पता चल रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर का है। अब एक बहुत ही खास बात सुनिए, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ा, ठीक इसके यानी कि ठीक इस चैप्टर के पहले वाला चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर P और Q, ठीक है, P और Q अगर दोनों कांस्टेंट हो जाएं, ठीक है, अगर मान लो कांस्टेंट हो तो समझ लीजिए कि ये समीकरण तो फिर उस रूप में लीनियर डिफरेंशियल विद मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले रूप में बदल जाएगा, फिर तो वो वैसे ही हल होगा। परंतु P और Q यदि कांस्टेंट ना होकर x के कोई फलन हो तब उस समय क्या करेंगे? तो आज उसका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा कि किस तरह फिर वो समीकरण हल होगा। तो इस कैटेगरी में हम इसी रूप के अवकल समीकरणों की बात करेंगे। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में पी, क्यू और आर एक्स के फंक्शंस हैं। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात सुनिए दोस्तों, ठीक है, इस चैप्टर में जो हम इस समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो ये समीकरण जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसके सॉल्यूशन की, इसको हल करने की कोई व्यापक विधि या यूं कहें कि कोई जनरल मेथड, कोई सर्वव्यापी विधि नहीं है। मतलब ऐसा कोई एक मेथड नहीं है कि आप उस मेथड से इस रूप के किसी भी अवकल समीकरण को हल कर लें। ऐसा कोई जनरलाइजेशन या जनरलाइज रूल नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर, जब जनरलाइज रूल नहीं है, व्यापक नियम नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण को हल कैसे कर सकेंगे? तो दोस्तों, इस रूप के अवकल समीकरणों की विभिन्न स्पेशल अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग मेथड्स है हमारे पास। तो उन सभी मेथड्स के बारे में हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक मेथड के बारे में समझाता चलूंगा। तो अभी आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 5 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 उसकी विधियां हैं। तो पहली विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली विधि ये है कि यदि दिए हुए अवकल समीकरण के पूरक फलन का कोई हिस्सा या पूरक फलन का कोई भाग या पूरक फलन का कोई एक हल हमें अगर ज्ञात हो या पहले से अगर दिया हो आपको सवाल में, ठीक है, फिर से एक बार कहता हूं मैं, अगर दिए हुए अवकल समीकरण के पूरक फलन अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई एक पार्ट अगर आपको गिवन हो, तो हम उसकी मदद से उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पूरा सॉल्यूशन है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इसके पहले जो अपन पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो पढ़े थे, तो उसमें अवकल समीकरण का पूर्ण हल लिखने के लिए हम CF प्लस PI लिखते थे, याद कीजिए आप लोग, ठीक है। और पहले अपन CF निकालते थे, फिर PI निकालते थे, फिर दोनों को जोड़ते थे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आता था। अब अभी क्या है, इस चैप्टर में जो अपन जब इस रूप के अवकल समीकरणों की बात करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि भैया ये अवकल समीकरण है और बाजू में क्या दिया है y बराबर cot x इस समीकरण का एक हल है। तो वास्तव में यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, इस समीकरण का एक हल है। इसका मतलब वास्तव में ये जो है ना, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा है, क्योंकि वास्तव में आप देख लो इसका एक हल है बोलने का मतलब क्या है। देखो, ये अपने आप में एक इस रूप में, चलो मैं इसको उस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे होगा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स d2y/dx² माइनस 2y बराबर 0। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रख के इत्मीनान से हर एक चीज को देखिएगा, समझिएगा, बातों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा सुनिएगा
हो सकता है समझाते समझाते कुछ एक बात जैसे छूट जाए बताना, तो वो कुछ आगे चल करके मैं आपको वो बात बताऊंगा, लेकिन जितनी भी बातें मैंने तैयारी करके जो मैं आया हूँ वो पूरा का पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक के बारे में फिर आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में आएगी, पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, तो ये हमने इसको 2y को उधर ट्रांसफर किया। अब मेरे को इस अवकल समीकरण को उस रूप में तब्दील करना है, उस रूप में फिट करना है। तो यहाँ पे कैसा रूप है, तो यहाँ पे d2y/dx² का गुणांक 1 है, यहाँ तो sin स्क्वायर x है, तो मेरे को इसको भाग करना पड़ेगा। मतलब पूरे समीकरण में अगर मैं sin स्क्वायर x का भाग कर दूं तो क्या ये इस रूप में बदल जाएगा? क्या देखो जरा, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये 2y साइन स्क्वायर एक्स का भाग करेंगे तो 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ऐसे करके बदल जाएगा, इस रूप में बदल गया। और क्या बोल रहा है? y इक्वल कॉट एक्स इस समीकरण का एक हल है, यानी y इक्वल कॉट एक्स इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे y के स्थान पर कॉट एक्स रख के देख लो, यहाँ पे y के स्थान पर कॉट एक्स रख के देख लो। और यहाँ पे रखने का मतलब ये है कि आप इसको 2 बार अवकलन करो कॉट एक्स को, उसके बाद देखना ये कॉट एक्स इस इक्वेशन को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो हमको अब एक हल दिया है, अब हमको पूरा हल, यानी कि पूरा मतलब टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन इसका अपने को पता करना है इस दिए हुए हल की मदद से। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आप कहेंगे सर कि आपने यहाँ पे लिखा है, देखो हमने यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, वो कंसेप्ट बताने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। देखो हमने हेडिंग क्या लिखा है? इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ज्ञात करना, यानी इस दिए हुए समीकरण का हल पता करना जब हमें पूरक फलन अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा अर्थात एक हल ज्ञात हो। ठीक है, यानी हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करेंगे। कब पता करेंगे? जब हमें क्या दिया हो? इस इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग या एक हिस्सा या एक हल हमको पता हो। तब उस पता जो हमको हल पता है, उस हल की मदद से हम इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन पता करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो y इक्वल y1, ठीक है, y इक्वल y1 इस समीकरण के, ठीक है, इस अवकल समीकरण एक के, ठीक है, समीकरण एक हमने इसको नाम दिया है, इस अवकल समीकरण के पूरक फलन का, ठीक है, पूरक फलन मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ज्ञात हिस्सा है। ज्ञात हिस्सा मतलब कि नॉन पार्ट। ठीक है, अब ये अगर शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये पूरक फलन का ज्ञात हिस्सा है, ये सब क्या है, समझ नहीं आ रहा है, तो चिंता न कीजिए, अब मैं आपको वो बतला रहा हूं। देखो, जब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आप पढ़ते थे तो उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते थे? y इक्वल CF प्लस PI करके लिखते थे। ओके, मान लीजिए, चलिए आपने CF निकाला, एक बात की बात, मान लीजिए आपने निकाला C1 e की घात में 2x प्लस C2 e की घात में 3x। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, आपको प्रश्न में दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह है, ठीक है, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल्स टू साइन 2x 3x, जो भी है, मान लो साइन 4x, इस टाइप से कुछ भी है ना भाई, अपने मन से लिखा होगा। चलिए, अब आप पहले क्या CF निकालने के लिए पहले क्या करते थे? पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आते थे, रूट्स के हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लो ये आया, ठीक है। अब देखो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब इसमें देखो दो पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तो ये इसी को बोलते हैं पार्ट्स। मतलब आपने ये जो y और y को y1 जो आपने लिखा है ना कि भाई पूरक फलन का ज्ञात हिस्सा है, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो इस समीकरण का जो भी पूरक फलन होगा उसमें का कोई एक पार्ट अपने को यदि दिया हुआ हो, ठीक है, दिया हुआ हो, अगर दिया ना हो तो अपन निरीक्षण विधि द्वारा पता करेंगे आगे चल के, वो भी आपको समझाया जाएगा। तो कोई एक पार्ट ऐसे दिया वैसा आपको कहा जा रहा है कि भैया एक पार्ट आपको दिया है, तो अब आप कहेंगे सर अच्छा पूरक फलन का हमको केवल एक पार्ट दिया है, इसका मतलब अब आपको क्या क्या निकालना है? पूरक फलन में मान लो अनेक सारे टर्म्स हो, ये तो जैसे यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहा है, ठीक है ना, पूरक फलन में हमको दो टर्म्स दिख रहे हैं। हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरक फलन अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अनेक सारे टर्म्स हो और उनमें से कोई एक टर्म, कोई एक हिस्सा बस अपने को प्रश्न में दिया है। तो
अब पता क्या क्या करना है, तो आप कहेंगे सर अच्छा हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का कोई एक पार्ट दिया है, तो अब पता क्या क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बचे हुए हिस्से, साथ ही साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी तो आपको पता करना है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई एक टुकड़ा, कोई एक भाग, कोई एक सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा आपकी मदद के लिए कि भैया उसकी मदद से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बचे हुए हिस्से, साथ ही साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी, ये पूरा का पूरा आप पता कीजिए। ये हमारा काम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो समरी यानी कि सारांश सुन लीजिए। आपको द्वितीय कोटि का, ठीक है, द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। हमने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने का कोई एक जनरल, कोई एक सर्वव्यापी विधि नहीं है, अनेक विधियों से हम सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहला मेथड, ये मेथड नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या पढ़ेंगे कि भैया आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मदद के रूप में आपको क्या दिया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा दिया होगा, ठीक है। तो इसी लाइन को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि जब अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जब अपन पढ़ते थे तो उसमें सॉल्यूशन किस तरह लिखते थे, CF प्लस PI के रूप में लिखते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह से दिया है, आप देख सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, जिसके कोएफिशिएंट हमको कांस्टेंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल करके अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, है ना भाई, उसके रूट्स के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का कोई एक पार्ट, जैसे ये इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट, ये तो चलो कांस्टेंट है ना भाई, अपने को मतलब इस फंक्शन से है, ठीक है, इस सॉल्यूशन से है, इस जो मेन जो है ना एक्स का फलन, उससे मतलब है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ। हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ बड़ा मिला हो, अनेक सारे टर्म्स वाला मिला हो, उसमें से कोई एक हिस्सा अगर आपको दिया हो तो उस हिस्से की मदद से आप बचे हुए पार्ट्स को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बचा हुआ हिस्सा और साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि यूं कहिए कि अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, बचा कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन अब आपको पता करना है। यही हमारा टारगेट है इस चैप्टर का, ठीक है, पक्का। अब सुनिए मेरी बात, एक और बात आपको बताने के लिए बची है। देखो बातों को अच्छे से आप समझ जाइए, जब पूरा कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा ना, सवाल में कुछ नहीं रखा है, सवाल बनाना बहुत आसान है, परंतु इसके पहले जो कंसेप्ट है ना उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो उसको आप ध्यान से समझिए। अच्छा एक और बात, चलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का दूसरा हिस्सा है, तो वास्तव में ये लोग किसके सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे सर ये लोग किसके सॉल्यूशन है, तो वास्तव में ये जो आप लाए हो, ये कहाँ से लाए हो, ये कैसे करके लाए हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार कैसे होता है, तो आपको पता है ये तैयार कैसे होता है। देखो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, ठीक है, उसको जीरो के बराबर रखा, जीरो के बराबर रखा मतलब उस समय इसका कोई रोल नहीं रहता। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो उस समय ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के आप जीरो के बराबर रखते हैं, इसका कोई रोल नहीं रहता, इस बात को जरा आप ध्यान रखिए, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं रहता। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि y इक्वल y1 समीकरण 1 के, ठीक है, समीकरण 1 के पूरक फलन का एक ज्ञात हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना रह गया था, y इक्वल y1 समीकरण 1 के पूरक फलन का ज्ञात हिस्सा है, इसका मतलब y इक्वल y1 इस समीकरण 1 के किस रूप का सॉल्यूशन आपको पता है, जब r बराबर 0 होगा तब का सॉल्यूशन है, अर्थात डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर, आर के जगह पे जब मतलब ना जो पूरक फलन का ज्ञात हिस्सा जो होता है ना, बोलते हैं ना y इक्वल y1 समीकरण 1 के यानी दिए हुए अवकल समीकरण के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक ज्ञात हिस्सा, इसका मतलब ये जो है ना ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कब, जब इसका राइट हैंड साइड 0 होगा तब, क्योंकि पूरक फलन उसी स्थिति का हल होता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो उस समय ही उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है जब राइट साइड क्या हो 0। तो y इक्वल y1 अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि y इक्वल y1 समीकरण 1 के पूरक फलन अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ज्ञात हिस्सा, इसका मतलब ये y इक्वल y1 इस समीकरण के किस रूप का हल है, जब r 0 हो तब उस समय का ये हल है, यानी कि y इक्वल y1 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिए कि ये इक्वेशन भी उसी रूप का दिख रहा है, देखो राइट साइड 0, देखो ये 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ,
इसका मतलब इसमें अब इस और देखो राइट साइड 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वही इसका पूरक फलन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना प्रश्न में कि y इक्वल कॉट एक्स इस समीकरण का एक हल है, मतलब यही इसके पूरक फलन का हिस्सा है, क्योंकि r 0 ले लिया ना, राइट साइड 0 ले लिया ना, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पूरक फलन ही होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकल सकेगा यहाँ पे। क्यों नहीं निकल सकेगा? क्योंकि भैया आर तो 0 है ना। याद करो, आपको अगर कोई ऐसा समीकरण दिया होता था, मान लीजिए चलिए ऐसा दिया है पिछला वाला केस में, पिछले वाले चैप्टर में मान लो कोई ऐसा समीकरण दिया है, क्या आप यहाँ पे पीआई निकाल पाएंगे? तो पीआई का पूरा खेल, पर्टिकुलर इंटीग्रल का पूरा खेल किस पे निर्भर करता है? इस पे निर्भर करता है, राइट साइड में जो अगर एक्स का फंक्शन होता है ना उस पर निर्भर करता है। अगर वो 0 है ना तो समझ लो पीआई निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पीआई उसी के लिए निकाला जाता है, तो पीआई का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर क्या निकलेगा? तो यहाँ पे केवल क्या निकलेगा? सीएफ निकलेगा, और क्या। तो ये इक्वेशन इसी रूप का तो है, देखो राइट साइड 0 है, मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वास्तव में वो इसके पूरक फलन का ही हिस्सा होगा, तो ये इसके पूरक फलन का ही हिस्सा है। ठीक है, जो इस समीकरण का हल है, मतलब इसलिए हम इसको समीकरण का एक हल बोल पा रहे हैं, क्योंकि राइट साइड 0 है, यानी ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है और ये इसके पूरक फलन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इक्वल y1 समीकरण 1 के पूरक फलन का हिस्सा है, ज्ञात हिस्सा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, परंतु किस स्थिति में? जब r 0 होगा, इस स्थिति में सेटिस्फाई करेगा, इसलिए y के स्थान पर हमने y1 लिख दिया है। ठीक है, चलिए इतनी तमाम चर्चा हो गई, हर चीज को मैंने कवर करने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों द्वारा ये मतलब कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये टॉपिक हमें कठिन लगता है, इसके पहले के टॉपिक्स तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं, परंतु ये थोड़ा नया टाइप का है, तो इसलिए मैंने भरपूर प्रयास किया कि हर चीज, हर एक कंसेप्ट आपको समझा सकूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अभी भी कुछ चीजें बची हैं, तो वो सवाल के समझने के साथ साथ आप लोगों को पूरा समझ में आती जाएगी, और इसके आगे के जो वीडियोस बनेंगे, जब हम और भी मेथड्स पढ़ने वाले हैं ना इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो उन मेथड्स में आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, तो आप चिंता बिल्कुल न करें। चलिए, तो अब हम आगे का काम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ, और अब आपको ये भी बतलाता हूँ कि सवाल कैसे बनाना है। ठीक है, देखो अब पहले सवाल में क्या लिखा है हमारे पास, समीकरण दिया है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अच्छा अपन साइन स्क्वायर, यहाँ पे फिर मिस्टेक है, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स से अपन डिवाइड किए थे, तो क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको मैं पलटा दिया था -2y कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशन इस रूप में फिट हो गया है, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न में क्या दिया है? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न अनुसार y इक्वल कॉट एक्स, ठीक है, y इक्वल कॉट एक्स समीकरण 1 का एक हल है। समीकरण 1 का एक हल है, मतलब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका एक पार्ट y इक्वल कॉट एक्स है। कंप्लीट सॉल्यूशन अब हमको निकालना है। तो देखो जो आपको एक हल दिया हुआ होगा ना, ठीक है, देखो कभी कभार अवकल समीकरण में एक हल खुद से दिया होता है, भैया ये इसका हल है, इसकी मदद से इसके पूरे हल को निकालो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अवकल समीकरण आपको दिया होगा और ये मदद के लिए जो एक हल इसमें दिया ना वैसे उसमें नहीं दिया होगा, तब नहीं दिया होगा तो आपको खुद से दिमाग लगा करके निरीक्षण करके आपको निकालना है। इस विधि को अगले वीडियो में समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, तो उसको जरूर देखना आप लोग। तो y इक्वल कॉट एक्स हम समीकरण 1 का एक हल है। ठीक है, अब सुनिए, अब आपको करना क्या है, जो हल आपको दिया होगा ना उसको आपको y1 मानना है, क्योंकि वो हल का एक हिस्सा है, कंप्लीट हल नहीं है, वो एक हिस्सा है, तो y1 मानना है आपको इसको। ठीक है, ठीक है, इसको अपन माना करके लिख दिए ना। हाँ, अब सुनो, अब मान लो अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन का एक पार्ट हुआ, मगर हमको तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है,
तो कंप्लीट सॉल्यूशन को आप y इक्वल v/1 मानेंगे, ठीक है, v/1 समीकरण, ठीक है, उसको समीकरण 1 दिए, इसको अपन 2 दे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो y इक्वल v/1 समीकरण 2 का एक हल नहीं, आप इसको क्या मानेंगे, पूर्ण हल मानेंगे, पूर्ण हल है ऐसा आप यहाँ पे मानेंगे। y इक्वल v/1 समीकरण 2 का पूर्ण हल है ऐसा अपन मानेंगे, ठीक। चलिए, अब समीकरण 2 का आप इसको पूर्ण हल मान रहे हो, तो भैया ये y1 कौन है, तो y1 कौन है, cot x, तो मैं y1 की जगह cot x रख देता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होगा तो बताइएगा। चलिए, अब समीकरण 2 को देखो और आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें आप यहाँ से निकालो। चलो, मुझे dy/dx है क्या यहाँ पे, नहीं है, डायरेक्ट उसका सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के आगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही पड़ेगा। dy/dx निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों x के फंक्शन है, तो पहला फलन, ठीक है, चलो मैं पहले फलन का अवकलन कर देता हूँ, दूसरा फलन जस का तस, ठीक, फिर दूसरा फलन जस का तस, ये पहला फलन जस का तस, दूसरे का अवकलन, जैसा भी आप समझो। एक बार एक को अवकलन करना है, दूसरे को रहने देना है, फिर उसको दूसरे को रखना है, पहले को रहने देना है, वही वाला काम है। तो इसको अवकलन किया, इसको वैसी का वैसी रहने दिया, फिर v को जस का तस रहने दिया, और cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया d2y/dx², अर्थात हम इसका एक बार और अवकलन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका मान रखना है, यहाँ से निकाल के वहां मान रखेंगे। चलिए, इसको आप पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मान के यहाँ पे आप कीजिए अवकलन, तो क्या होगा बताइए। तो फिर से आप मैं ऐसा करता हूँ, पहले का अवकलन कर देता हूँ, वो इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ ताकि शुरुआत में माइनस मत दिखे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहले इसका अवकलन कर दो, इसको जस का तस रहने दो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर है ना भाई, इसका अवकलन किए, इसको वैसे रहने दिए, अब इसको वैसे रहने देंगे dv/dx को, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और इसका काम हो गया, अब इधर फिर से वही काम होगा, ठीक है। कैसे, ब्रैकेट लगा देता हूं, पहला फलन v, पहला फलन v, और इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का फिर से होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, वो भी किसमें, माइनस में, तो माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस लग गया पहले से। चलिए, तो सुनो ना, देखो ये कोसेक स्क्वायर का क्या हुआ, 2 कोसेक एक्स हुआ, कोसेक का फिर से होगा तो क्या होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, वो भी किसमें, माइनस में, तो कोसेक 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक। चलिए, कहीं पर भी कुछ डाउट होगा, मिस्टेक होगा तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। अब ये भी हो गया, ये माइनस था फर्स्ट फंक्शन, इसका अवकलन किए, और प्लस सेकंड फंक्शन और उस फर्स्ट वाले का अवकलन dv/dx, ये ऐसा, ठीक। चलिए, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, d2y/dx² cot x dv/dx कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2v कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, और प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dv/dx, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि ये सेम सेम होने के नाते, और माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, d2v/dx² cot x, ठीक है, माइनस dv/dx कोसेक स्क्वायर एक्स, सेम सेम है, 2 बार, 2 बार, प्लस 2v कोसेक स्क्वायर एक्स, और क्या है, cot x। अब समीकरण 2 में आप इसका मान रख दीजिए, किसका मान है, ये d2y/dx² का मान है, समीकरण 2 में रख दो। dy/dx दिख रहा है कहीं पे, dy/dx नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा होता है ना तो dy/dx का ये वाला जो मान है वो भी रख देता, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जो जो मान दिया है पहले उसी को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, रख देते हैं मानों को। चलिए रखिए, इसका मान कितना है, ये देखो इतना, तो चलो रखो, तो ये हो जाएगा d2v/dx² cot x माइनस 2 dv/dx कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2v कोसेक स्क्वायर एक्स cot x, ठीक, माइनस 2 माइनस 2
y के जगह पे रखेंगे v cot x कोसेक स्क्वायर एक्स। अब गौर से देखो ये एकदम सेम है, 2v कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, 2v कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, पूरा सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, जीरो हो जाएगा। देखो होगा कि नहीं होगा, कहीं पर भी डाउट है तो पूछिएगा। ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बचेगा देखिए, डी स्क्वायर वी बटे डी एक्स स्क्वायर कॉट एक्स माइनस 2 dv/dx कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि cot x मतलब होता है cos x अपॉन साइन x, और इसका मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो साइन x कॉमन निकल के कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर वी। देखो एक बार मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा cos x बाई साइन x 2 dy/dx 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बराबर जीरो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन एक्स कॉमन निकल के जीरो के पार जाके खत्म, और cos x से आप डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, cos x से आप डिवाइड कर दो तो क्या होगा बताओ, देखो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा -2 अपॉन, देखो cos x से अपन डिवाइड करें तो cos कटेगा, और साइन नीचे वाला कॉमन निकल के तो वैसे भी जीरो हो गया, तो इधर कुछ नहीं बचेगा फिर। ठीक है, और इधर या यूं समझिए कि यहाँ से अपन दोनों ओर cot x का डिवाइड कर दे, तो cot x नष्ट हो जाएगा और इधर बटे में cot x आएगा, जिसको आप cos अपॉन साइन लिखोगे, तो सर वैसे भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो। तो यहाँ नीचे एक बचेगा sin x, और है ना भाई, ये साइन स्क्वायर है, परंतु एक साइन कॉमन निकल के कटा है, तो एक साइन बचेगा, और cos का आप डिवाइड करें तो इधर cos कटेगा, लेकिन इधर cos नीचे में आएगा, और dv/dx बराबर जीरो। ठीक, कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछिए। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं पता है, अब मान लेते हैं अपन dv/dx को आप p मान लो, क्या मान लो, p। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे लिख पाएंगे अब उसको अपन। तो दोस्तों अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका काम हो गया है। ये हमारा मेथड फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट मेथड की ये प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने आपको अभी बता रहे हैं, और दूसरा प्रश्न आपका होमवर्क है, वो आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब सुनो, जब अपन dv/dx को अगर अपन p मान रहे हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा dp/dx। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड अवकलन है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, d/dx ऑफ dv/dx लिख सकते हो, और इसको आप क्या मानो p, तो dp/dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा बताइए, -2 sin x cos x, और ये हो जाएगा p बराबर जीरो। अब हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे, pp वाला एक तरफ, xx वाला एक तरफ। तो पहले तो ये पूरा पलट के उधर चले जाएगा, तो माइनस में तो प्लस में चले जाएगा, ये पलट गया देखो। ठीक है, अब क्या होगा देखो, dp बटे p कर देता हूँ और dx उधर ले जा देता हूँ, और 2 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर नीचे कोसेक स्क्वायर, सॉरी ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक cos तो पहले घटेगा और sin बटे cos पे आएगा 10। अब आप खुद देख लो, अगर मैं यहाँ पे 10x को t मान लूं तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स dx dt, यानी ये पूरा का पूरा हो जाएगा dt, और 1 अपॉन 10x 1 अपॉन t, 10x को t माने तो 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन टी का log t। ठीक है, तो हम लोग चलो इसी लाइन में समाकलन कर दिए ऐसे, और समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, तो मैं log c1 कांस्टेंट ले रहा हूँ क्योंकि सब log log के रूप में मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा log p। ठीक है, log p 2 log क्या मिलेगा, 2 log 10x मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये हो गया dt और ये 10x को t माने तो 1/t का log t। ठीक है, log c1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि log p 2 ऊपर जाएगा तो log 10 स्क्वायर x हो जाएगा प्लस log c1, log m प्लस log n मतलब log mn, तो ये हो जाएगा आपका c1 10 स्क्वायर x log p। ठीक, log log हट जाएगा तो p का मान कितना आएगा दोस्तों, c1 10 स्क्वायर x
जिसमें आप टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो p कौन है, p किसको किसको माने हो, dv बाई डी एक्स को माने हो। तो p dv बाई डी एक्स c1 टेन स्क्वायर एक्स। आखिर आप v लाने के लिए एक बार और समाकलन करोगे ही करोगे। तो चलो एक बार और समाकलन करेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू c1 समाकलन टेन स्क्वायर एक्स का लिखने के लिए अपने को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना होगा, और समाकलन करें तो एक कांस्टेंट और जोड़ते हैं तो v बराबर, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है दोस्तों, समाकलन 10x और 1 का x और प्लस c2। अब v कौन है बता दो। तो ध्यान से देखिए y बराबर v cot x आपने माना था, y बराबर v cot x आपने पूर्ण हल माना था, उसमें v का मान अपने को मिल गया। तो y का मान अतः पूर्ण हल आपने लिख सकते हो, आप आसानी से लिख सकते हो। ऐसे देखो लिखो, अतः पूर्ण हल है, अभिष्ट पूर्ण हल क्या है भैया, y बराबर v cot x, v cot x। ठीक है, तो v का मान इतना निकला हुआ है, रख दो, खेल खत्म। तो c1 10x माइनस x इंटू कॉट एक्स, ठीक है, और प्लस c2 कॉट एक्स। आखिर आप यहाँ पे जो कॉट एक्स का गुणा करोगे तो इसमें भी होगा उसमें भी होगा, और ये आपका फाइनल उत्तर आ गया दोस्तों, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कहीं भी कोई कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि सारी चीजें तो ये आप आसानी से बनाए हैं और बहुत सिंपल है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, चाहो तो आप कॉट एक्स को अंदर भेज सकते हो, तो 10x इंटू कॉट एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे x कॉट एक्स आएगा कुछ इस तरह। देखो फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल हो जाएगा आपका ये c1, देखो कॉट जब अंदर आएगा तो 10 इंटू कॉट हो जाएगा 1 और यहाँ आएगा x कॉट एक्स प्लस c2 कॉट एक्स, नीचे लिखता हूँ, ठीक हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखो कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कुछ सारांश की बातें बता देता हूँ। देखो जब आप y इक्वल y1 अपन बोले थे कि पूरक फलन का एक ज्ञात हिस्सा है, मतलब पूरक फलन का एक पार्ट है, अपन यहाँ क्या माने हैं y इक्वल कॉट एक्स, यहाँ ये तो दिया था प्रश्न में ना, अपने को प्रश्नानुसार खुद दिया था ये कि y इक्वल कॉट एक्स एक हल है, एक हल है इसका मतलब ये इसका एक पार्ट है, इसके पूरक फलन का एक हिस्सा है, और बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन अपन ने निकाला। देखो v cot x, v cot x आप बोले ना v cot x, ये cot x एक पार्ट हुआ और v को अपन ने फाइंड किया, देखो ये ठीक है, cot x अगर अपन कॉमन निकालें, जैसे यहाँ कॉमन निकला नुकला है दिख रहा है, ठीक है, देखो y इक्वल v cot x, तो ये जो v था ना वो इस cot x के साथ गुणा होकर के पूर्ण हल प्रदान किया है। cot x पहले से ज्ञात था, अपने को प्रश्न में दिया था, v जो बचे हुए पार्ट को आपने फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों ये बनता है। अगर आप इसको देखेंगे ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, c1 प्लस c2 cot x, यानी c1 गुणा होगा अंदर में, ठीक है, और ये इस रूप में भी लिख सकते हो, इस रूप में भी लिख सकते हो, कि ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन आया दोस्तों, ठीक है। अब एक खास बात मैं आपको बतला रहा हूं, आप यहाँ पे देखो जो भी चीज मिली हमको कांस्टेंट, जो अपन कांस्टेंट लेते हैं ना c1 c2, उसके साथ गुणे के रूप में मिली है। ऐसा कोई भी फंक्शन हमको अलग से नहीं मिला है जो बिना कांस्टेंट के गुणे वाला हो। और आप कहेंगे सर हाँ ये बात तो नोटिस करने लायक है, देखो ये पूरा का पूरा चीज c1 के साथ गुणे में मिला है, ये पूरा का पूरा चीज c2 के साथ गुणे में मिला है, मतलब ऐसा कोई हमको चीज नहीं मिला है जो बिना कांस्टेंट के साथ गुणा वाला हो, यानी कि उसके साथ कोई कांस्टेंट गुणे में ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। मिलनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं मिली है? इसका कारण आज के ही इस वीडियो में शुरुआत में जो मैंने आपको इतनी लंबी बात बताई, आपको लग रहा होगा सर आपने शुरुआत में बहुत सारा लेक्चर दिया, सवाल एक बताया बस, तो उतना जो लेक्चर मैंने दिया था ना उसमें इस बात का सॉल्यूशन छुपा हुआ है कि क्यों हमको यहाँ पे अलग से फंक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ c1 कुछ कुछ और c2 कुछ कुछ दिख रहा है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आपने उसका उत्तर दे दिया सही सही तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा है। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों का क्या रोल है, कब क्या फाइंड होता है नहीं होता है, ये तमाम जानकारियां जो है वो पता होनी चाहिए दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस अवकल समीकरण का किस समय का हल है, जब राइट साइड 0 होता है,
उस समय का हल है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आप जो उत्तर मैं आपसे पूछा हूं, जो प्रश्न, उस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको हिंट दे रहा हूं मैं। राइट साइड इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 0 था, आप देख लीजिए। ठीक है, बस इतना हिंट काफी है। अब आप बताइएगा कि क्यों इसमें वो वाला पार्ट हमको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है जिसमें कांस्टेंट हो ही ना। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने एक मेथड पढ़ा जिसमें हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई पार्ट या कोई सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई एक हिस्सा दिया हुआ हो पहले से प्रश्न में। अगर कोई सॉल्यूशन या कोई हिस्सा अगर अपने को प्रश्न में नहीं दिया हो तो हम खुद से इंस्पेक्शन करके, निरीक्षण करके उस हिस्से को ज्ञात करके फिर उसकी मदद से पूर्ण हल ज्ञात कैसे करेंगे, ये सब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको लगा हो इस वीडियो में तो जरूर हमें बताएं। हो सकता है हमारे समझाने में कहीं कहीं प्लस माइनस की छोटी छोटी भूल हो गई हो, तो वो भी आप लोग अपने विवेक से उसको अच्छे से सुधार लें और हमें भी अवगत कराएं ताकि हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। कभी कभार हो जाता है, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखने में, कुछ मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से चेक करके सुधार करके सवाल को बनाएं घर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट के लिए, समस्या के लिए आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।